दोस्तों, आप सभी के समक्ष जब जमानत की बात आती है तो एक टर्म जो होता है अंतरिम जमानत, उसके बारे में लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि आखिर ये अंतरिम जमानत होती क्या है, इस अंतरिम जमानत का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इसका प्रयोग कब और कहां करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम अंतरिम जमानत के बारे में ही डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, अंतरिम जमानत को समझने से पहले आपको जमानत के बारे में समझना होगा। जमानत मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है। दूसरी होती है रेगुलर बेल, जिसे कि नियमित जमानत कहा जाता है। और एक तीसरी होती है अंतरिम जमानत, जिसको अंग्रेजी में एंट्रिम कहा जाता है। अब दोस्तों, रेगुलर पहले एंटीसिपेटरी जो हुई वो तो आप अग्रिम जमानत है। आप अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया है और अगर आपको जेल जाने की आशंका है तो आप अग्रिम जमानत लगा सकते हैं। दूसरी जमानत है रेगुलर जमानत प्रार्थना पत्र। इसी के साथ में अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का भी प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, जैसे आप जमानत कहीं प्रस्तुत किए हुए हैं, उस रेगुलर जमानत की सुनवाई उस समय संभव नहीं है, उस रेगुलर जमानत को उसी समय डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह है कि अगर आपको कुछ रिलीफ नहीं दिया गया तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस स्थिति में अंतरिम जमानत का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, अंतरिम जमानत जब आप लगाते हैं रेगुलर जमानत के साथ में ही इसका प्रयोग होता है। अंतरिम जमानत का अकेले अंतरिम जमानत कहीं भी दाखिल नहीं की जाती है कि अंतरिम बेल दाखिल कर दिए सिर्फ अंतरिम। आप जब रेगुलर बेल दाखिल किए रहेंगे उसके साथ में ही अंतरिम बेल को आप दाखिल करेंगे। अंतरिम बेल क्या करेगा, जैसे आज मैंने रेगुलर अपना बेल फाइल किया, अब उसमें क्या है, हमने अपने अक्यूज्ड को सरेंडर कर रखा है। जो गवर्नमेंट एडवोकेट है या कोर्ट जो है वो चाहती है कि इसमें कमेंट आ जाए, थाने की रिपोर्ट आ जाए, या अगर पत्रावली यहाँ नहीं है तो पत्रावली आ जाए। इसमें 2-4 दिन का समय लगेगा। अब इस 2-4 दिन में एक ऑप्शन तो है कि वो आपके अक्यूज्ड को आपने सरेंडर कर रखा है, उसको जेल भेज दें। दूसरा विकल्प यही निकल के आता है अंतरिम जमानत का, कि आपको कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए कि भैया आज आप फाइल कर रहे हैं, 10 दिन तक के लिए आपको अंतरिम जमानत दिया जा रहा है। इसके बाद में 10 दिन बाद आप फिर आइएगा, सरेंडर करिएगा, फिर आपके रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी और उससे डिसाइड होगा कि आपको बेल देना है या नहीं देना है। तो इस स्थिति में अंतरिम जमानत दे दी जाती है। एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ था सेम डे बेल को लेकर, वो शायद यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा देखने को अगर अपलोड हुआ होगा। तो उसमें ये हुआ था, उसमें हमने बताया था सेम डे की सेम डे 308 की बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ से डिसमिस कराई जाती है, सेशन में डाली जाती है और सेशन से बेल लेके आई जाती है। उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने बताया कि ऐसे संभव है ही नहीं, सेम डे पहले तो डिसमिस ही नहीं होती है, अगर डिसमिस भी हो गई तो वहां जब सेशन में बेल फाइल की जाती है तो वहां जो सरकारी वकील होते हैं वो मौका ले लेते हैं 4 दिन का 10 दिन का अपना कमेंट्स मंगाने के लिए। तो और कैसे सेम डे आकर यहाँ वापस आ जाती है, तो वो सेम डे ऐसे ही पॉसिबल होती है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस हो गई बेल, हमने वहां लगाई, ठीक है, उनको मौका चाहिए, कमेंट आनी है, फाइल आनी है, ठीक है, आप 10 दिन का 15 दिन का लीजिए, लेकिन उसके साथ में हम अंतरिम बेल का एप्लीकेशन मूव किए रहते हैं। कह देते हैं कि जब तक कमेंट आ रहा है तब तक के लिए हमें अंतरिम पर रिहा कर दिया जाए। अंतरिम बेल हमें वहां से मिल जाती है और हम रिहा हो जाते हैं। अंतरिम बेल का सीधा उद्देश्य यही होता है। ये अंतरिम बेल रेगुलर बेल के साथ, एंटीसिपेटरी बेल के साथ आप मूव कर सकते हैं। आपने एंटीसिपेटरी बेल मूव की है, उसमें थाने से कमेंट आने हैं, ये पता करना है कि एफआईआर आपके विरुद्ध लिखी है या नहीं लिखी है, वैसे ही आपने एंटीसिपेटरी मूव कर दी है तो आप समय लगेगा। अगर आपको शंका है कि जितने दिन में ये आएगा उतने दिन में ही पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो आप एक अंतरिम एप्लीकेशन भी उसके साथ मूव करके रखिए। कोर्ट क्या करेगी, बता देगी इतने दिन के लिए इनको अंतरिम बेल पर छोड़ा जा रहा है, और जब इनके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हो जाएगी, रेगुलर बेल की सुनवाई हो जाएगी, तो जो डिसाइड होगा वो किया जाएगा। ज्यादातर स्थितियों में ये होता है कि अगर कोर्ट आपको अंतरिम रिलीफ दे देती है तो उसमें आपकी बेल हो ही जानी होती है। तो सीधा मतलब आप ये समझिए कि अंतरिम जमानत का प्रयोग तब करना है जब आपको इंस्टेंट रिलीफ कोई लेनी हो। ऐसे ही बेल में भी, जो मजिस्ट्रेट के यहाँ भी बेल लग रही है, छोटे कोर्टों में बेल लग रही है या हाई कोर्ट में लग रही है, सबके साथ अंतरिम रिलीफ लगभग लोग लगा के चलते हैं। या हाई कोर्ट्स में तो कोई भी पिटीशन लगा रहे हैं उसके साथ भी अंतरिम रिलीफ लगा देते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैं बेल की बात करूं, मजिस्ट्रेट के यहाँ आप बेल लेके जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट सेम डे बेल अगर नहीं देता है, बड़ी धाराएं आप सत्येंद्र कुमार अंटिल को कोर्ट भी करते हैं, तो उसमें भी एंट्रिम आप लगा के रखते हैं, 3-4 एंट्रिम बढ़ता है, इसके बाद में आपकी रेगुलर जमानत हो जाती है। यही काम होता है एंट्रिम का। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप एंट्रिम बेल अपना फाइल करेंगे, जब आपके एंट्रिम बेल की अवधि समाप्त हो रही है, उस अवधि पर आपको फिर से एक्यूज्ड को सरेंडर कराना होगा, क्योंकि आप उतने दिन के लिए ही बेल पर थे। उसके बाद में अगर एंट्रिम बढ़ाई जा रही है तो एंट्रिम बेल बढ़ा दी जाएगी कि 10 दिन के लिए और आपकी बढ़ा दी गई। अगर रेगुलर पर सुनवाई होगी तो वो मेरिट पर डिसाइड होगा। अगर आपकी बेल दी जाएगी तो आपको एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाएगा, और अगर आपको बेल नहीं दी जाएगी तो आपके एक्यूज्ड को जेल भेज दिया। एंट्रिम जमानत मिल जाना ये बाउंड नहीं करता है कि आपको रेगुलर जमानत भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, या एंटीसिपेटरी भी मिल जाएगी। जज का डिस्क्रिशन है, वो एंट्रिम देने के बाद भी आपकी बेल खारिज कर सकता है, लेकिन 99.9% मामलों में अगर आपको एंट्रिम रिलीफ मिल जाती है तो आपको बेल भी मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंट्रिम बेल के बारे में स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।